आखिर कैसे खत्म हुआ मुंबई का अंडरवर्ल्ड? अंडरवर्ल्ड के खत्म करने में मुंबई पुलिस को सफलता कैसे मिली? मुंबई में उस समय जुर्म की दुनिया में हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार का टाइम पीरियड एंड हो चुका था। पुराने डॉन की जगह अब नई उम्र के लड़के ले रहे थे। अंडरवर्ल्ड के पहले के टाइम पीरियड में जहां इन तीनों ने बिना किसी खून खराबी के एरिया में काम किया, वहीं दूसरी तरफ अब अपना डर फैलाने के लिए अब खून खराबे का सहारा लिया जाने लगा। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में मुंबई अंडरवर्ल्ड की अनसुनी कहानियां। आप बस बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। अपने समय में अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाले करीम लाला ने नई उम्र के उभरते हुए लड़कों से पंगा लेने की कोशिश की और उसका नतीजा ये हुआ कि करीम लाला का नेटवर्क ताश के पत्तों की तरह ढह गया। वरदराजन पहले ही मुंबई छोड़ चुका था और हाजी मस्तान शांत हो गया था। दूसरी तरफ बड़ा राजन की हत्या हो चुकी थी। करीम लाला को टक्कर देने के साथ साथ अंडरवर्ल्ड में बड़ी तेजी से अपने पांव पसारने वाला कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का डॉन दाऊद इब्राहिम है। आपको बता दें कि इस समय दाऊद इब्राहिम की उम्र केवल 19 साल थी, लेकिन दाऊद को यहां तक पहुंचने में पुलिस पार्टी के योगदान को नहीं भूल सकते। उस समय अंडरवर्ल्ड में एस्टैब्लिश हो चुके तीनों माफियाओं को कंट्रोल करने और उन्हें खत्म करने के लिए पुलिस ने दाऊद इब्राहिम का सहारा लिया। दाऊद इब्राहिम को कहीं ना कहीं पुलिस का सपोर्ट था। उसके अपराधों पर अक्सर पुलिस उस पर कार्रवाई करने की वजह से छूट दे देती थी। वहीं दाऊद इब्राहिम अब पुलिस के लिए चैलेंज बनता जा रहा था। इतने समय में पुलिस का सपोर्ट हासिल करके दाऊद इब्राहिम ने जहां पुराने खिलाड़ियों को मैदान से आउट कर दिया, वहीं अब वो खुद मैदान मारने के लिए तेजी से कोशिश कर रहा था। वो अब खुद अंडरवर्ल्ड का डॉन बनने जा रहा था। पुलिस भी दाऊद इब्राहिम के पीछे बुरी तरह पड़ गई और दाऊद को लगा कि या तो वो दुश्मन की गोली से मारा जाएगा या फिर पुलिस की, इसीलिए वो चुपचाप दुबई शिफ्ट हो गया। लेकिन उसके जाने से मुंबई में उसके कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ा। स्पेशली छोटा राजन उसके काम को अच्छी तरह संभाल रहा था। इसके अलावा छोटा शकील और अबू सलेम भी दाऊद का काम संभाल रहे थे। यही वजह थी कि दुबई जाने के बाद भी दाऊद के धंधे में कोई असर नहीं हुआ, बल्कि अब तो वो अपने तमाम उल्टे सीधे धंधों को नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पर ऑपरेट करने लगा। दुबई में डी कंपनी को शरद शेट्टी उर्फ अन्ना ने ज्वाइन किया। इसके आने से दाऊद को कमाई का एक नया रास्ता मिल गया। इसने क्रिकेट के धंधे में सट्टा लगाने का काम दाऊद के साथ मिलकर शुरू किया, लेकिन शरद शेट्टी के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वो लोग जिनके साथ दाऊद के साथ पहले से काम कर रहे थे, उनके खिलाफ शरद शेट्टी ने दाऊद के मन में डाउट क्रिएट करना शुरू किया। स्पेशली राम नायक और बाबू रेशम के बारे में शरद शेट्टी दाऊद के मन में जहर भर रहा था। लेकिन ये कोशिश शरद के अलावा छोटा राजन, छोटा शकील, अबू सलेम भी कर रहे थे। उन्होंने दाऊद को यह बताने की कोशिश की कि दाऊद के मुंबई से हटने के बाद बाबू रेशम और रामा नायक ने उसके धंधे को हथियाने की पूरी कोशिश की। दाऊद अपने इन पंटरों की तमाम बातों को इग्नोर कर रहा था, लेकिन आगे चलकर जोगेश्वरी में एक प्लॉट पर रामा नायक और शरद शेट्टी दोनों की नजर थी। इसे लेकर जब दोनों के बीच टेंशन क्रिएट हुई तो फैसला करने के लिए दाऊद को आना पड़ा और दाऊद ने यह फैसला शरद शेट्टी के हक में दिया। इसके बाद रामा नायक की एक तरीके से सुलग उठी। अब दोनों के बीच टेंशन चल रही थी और इस टेंशन को खत्म करने के लिए शरद शेट्टी ने जैकब सर्किल के पुलिस स्टेशन के भीतर घुसकर वहां मौजूद बाबू रेशम को टपका दिया। इसके बाद दाऊद इब्राहिम ने अपने शूटर दिलीप बोआ और राम नायक को टपकाने का टास्क दे दिया। लेकिन रामा नायक की मौत से लेकर यह भी बात कही जाती है कि दाऊद इब्राहिम ने ही पुलिस को रामा नायक के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी और फिर पुलिस का एनकाउंटर कर दिया। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नए व्यूअर्स से कहना चाहते हैं कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन इस एनकाउंटर के बाद दाऊद इब्राहिम के दुश्मनों की संख्या बढ़ गई। रामा नायक के बाद उसका गैंग संभालने वाला अशोक जोशी, अमर नायक, राम नायक का बेटा और बापट गैंग चलाने वाला। तीसरा है अरुण गवली, जो अपना खुद का गवली गैंग चलाता था। बेसिकली ये लड़ाई अंडरवर्ल्ड का डॉन बनने की थी, जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता था। लेकिन इनमें से किसी के लिए भी दाऊद के करीब पहुंचना मुश्किल था, इसीलिए उन्होंने दाऊद के करीबियों को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। अरुण गवली ने अपना दिमाग लगाया और दाऊद इब्राहिम के फाइनेंसर सतीश राजे को दिन दहाड़े दोपहर में उसकी होंडा अकॉर्ड कार में ही गोलियों से भून दिया। यह खबर जब दाऊद को लगी तो दाऊद भी बदले की आग में सर से लेकर पांव तक जल उठा। उसने अशोक जोशी को भी उसी तरह कार में मरवा दिया जिस तरह सतीश राजे को मारा गया। दाऊद ने अशोक जोशी को अनिल परब उर्फ रॉबिन के हाथों मरवाया।
अनिल परब को अशोक जोशी ने ही कांजूर विलेज उठाकर अपने ग्रुप में जगह दी। लेकिन एक बार अनिल परब किसी लड़की को छेड़ रहा था। उसकी हरकत पर अशोक जोशी ने अनिल को कूट दिया। इस बात का बदला अनिल परब लेना चाहता था। इसमें छोटा राजन से संपर्क किया और फिर अशोक जोशी को मारने का प्लान बनाया। इसके अकॉर्डिंग 4 दिसंबर साल 1988 को अशोक जोशी अपने कुछ मित्रों के साथ मारुति 800 में बैठकर मुंबई से पुणे की तरफ जा रहा था। अशोक जोशी की गाड़ी जैसे ही ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे पर पहुंची, एक वैन ने उसकी गाड़ी का पीछा किया। उसमें अनिल परब अपने लोगों के साथ मौजूद था। उसने चलती गाड़ी में बैठे ही लोगों पर 180 राउंड फायर किए। इस तरह दाऊद का इशारा मिलने के बाद अनिल ने एक तीर से 2 निशाने लगाए। अरुण गवली इस घटना से भीतर तक हिल गया, क्योंकि रामा नायक और अशोक जोशी दोनों का जाना उसके लिए एक बड़ा झटका था। इसके बाद उसने दाऊद के बेहद करीबी और उसके हवाला हैंडलर महेंद्र चौरडिया का गेम बजा दिया, जिसका बदला लेने के लिए दाऊद ने साल 1989 में अरुण गवली के भाई किशोर गवली को मरवा दिया। इसके बाद अरुण गवली ने अपने भाई की मौत का बदला दाऊद इब्राहिम के 2 करीबी लंबू अमीर और राजी मेहंदी को मरवा के लिया। एक दूसरे के दर्जनों लोगों को मरवाने के बाद अब अरुण गवली ने बड़ा गेम खेलने का प्लान बनाया। उसने दाऊद इब्राहिम के दुश्मन अमर नायक को अपना दोस्त बनाया। अमर नायक उस समय बापट गैंग चलाता था और उसकी अच्छी खासी धाक भी जम चुकी थी। अरुण गवली ने अमर नायक से हाथ मिलाने की कोशिश की तो अमर नायक ने उसके सामने शर्त रख दी कि अरुण गवली उसे माया डोलस को देगा। माया डोलस अरुण गवली का खास आदमी था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अरुण गवली ने अमर नायक की ये शर्त मानी। इसका नतीजा ये हुआ कि जब माया डोलस को यह सब पता चला तो वो दाऊद के शूटर दिलीप बुआ से जाकर मिल गया। छोटा राजन ने एक सीक्रेट रिवील किया कि जब भी किसी दुश्मन के आदमी को मरवाना होता था तो वो उसकी लोकेशन की इंफॉर्मेशन पुलिस टीम को दे देता था। इसके बाद बाकी का काम पुलिस कर देती थी। कुछ ऐसा ही इनपुट एटीएस की आफ्ताफ अहमद को मिला। उनके पास जानकारी मिली कि लोखंडवाला के अपार्टमेंट में दिलीप बुआ मौजूद है। आफ्ताफ अहमद अपने दल बल के साथ उस अपार्टमेंट में पहुंचा और 4 घंटे तक चले शूटआउट में दिलीप बुआ समेत 7 लोग मारे गए। इन मारे गए लोगों में से एक माया डोलस भी था। इसके 1 साल बाद अरुण गवली ने दाऊद इब्राहिम के सगे बहनोई इस्माइल पारकर को भी मार डाला। इसके बाद अंडरवर्ल्ड में एक नया गेम शुरू हुआ। इस समय शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे ने मुंबई पुलिस पर यह आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस केवल हिंदुओं पर ही कार्रवाई करती है। जब छोटा राजन ने कहा था कि डी कंपनी में इस तरीके का कम्युनल डिवीजन नहीं है, लेकिन छोटा राजन को अब इस तरफ सोचने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया। दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन को इस्माइल पारकर की मौत का बदला लेने का काम सौंपा, जिसमें वो असफल हुआ। इसके बाद दाऊद ने वो काम छोटा शकील और अबू सलेम को दे दिया। यहां से छोटा राजन के मन में डाउट पैदा हुआ कि शायद उसके हिंदू होने की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। जब 1993 में मुंबई में ब्लास्ट हुआ और उसमें खुलकर दाऊद का नाम आया, तब छोटा राजन को यकीन हो गया कि दाऊद इब्राहिम कम्युनल मेंटालिटी का आदमी है। छोटा राजन ने दाऊद की गैंग छोड़ी और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की शरण में आ गया। अब वो इंडियन इंटेलिजेंस को अंडरवर्ल्ड के लोगों के बारे में इनपुट देता था। इतना ही नहीं, छोटा राजन ने खुद भी डी कंपनी के लोगों को एक एक करके मारना शुरू किया और इसमें शरद शेट्टी भी शामिल है। छोटा राजन की तरफ से मिलने वाले इनपुट के बदले में एजेंसीज उस पर होने वाले हमले के बारे में पहले से ही बता देती थी। शरद शेट्टी ने डी कंपनी से धोखा करने के बदले में छोटा राजन पर साल 2000 में मलेशिया में जानलेवा हमला करवाया, जिसमें छोटा राजन बाल बाल बच गया। हालत खराब होती देखकर छोटा शकील और अबू सलेम भी देश छोड़कर भाग गए। आज की तारीख में अरुण गवली, अनिल परब, अबू सलेम जेल की सलाखों के पीछे हैं। दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील अब भी फरार है। तो इस तरह मुंबई अंडरवर्ल्ड का खात्मा हुआ। तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में आपका इंतजार रहेगा। धन्यवाद।